हाय एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिन इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस किया था, समझा था, वो कुछ इस तरीके से थी। जैसे कि हमने समझा था कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, उनका कार्यकाल कितना है और फिर उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बेसिकली समझी थी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को जानने की कोशिश करेंगे, राइट। अब उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, वो ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद ये वीडियो लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियां। अब ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली उसकी ज्यूरिसडिक्शन और पावर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने इस वीडियो लेक्चर में उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक इसको देखिएगा, और अगर देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई संदेह हो, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर करें। क्लियर? अब देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी वास्ट एंड एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स प्रोवाइड की हैं, राइट। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक बात समझी थी, वो ये थी कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ये ना केवल फेडरल कोर्ट है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि ये अपील की अंतिम अदालत भी है। अब सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या होता था, भारत में एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था, जिसकी स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन ये जो फेडरल कोर्ट था, ये भी अपील की अंतिम अदालत नहीं था, बल्कि अगर फेडरल कोर्ट के किसी डिसीजन से कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो अपील कर सकती थी प्रीवी काउंसिल में, जो कि लंदन में स्थित होती थी। क्लियर? लेकिन जब भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, तो अब स्थिति यह है कि आज की डेट में भारत में अपील की जो अंतिम अदालत है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई भी मामला गया है और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय, कोई आदेश दिया है, तो वो सभी के लिए मान्य होगा, सबको मानना ही पड़ेगा, राइट। इसीलिए कहा गया कि ये अपील की अंतिम अदालत है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं। ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, दिस इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत के संविधान को लेकर कोई भी विवाद उठता है, तब उस विवाद का निर्णय कौन करेगा? उस विवाद का निर्णय भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। जो भी मामला लाया गया, उसमें संविधान के अनुरूप उसकी व्याख्या करने का, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में जो भी निर्णय दिया जाएगा या जो भी व्याख्या की जाएगी, वो अंतिम होगी, राइट। यानी कि सभी को मानना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका एक मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, राइट, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट का ये काम होगा कि वो इस बात की जांच करे कि कोई भी कानून जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो संविधान का वॉयलेशन कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना होगा, तो उसमें एक इशू हमने डिस्कस किया था एनजेएसी का, राइट, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि वो संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, राइट। तो आप इसका मतलब समझे कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जो है, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स।
अब देखिए, भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है या होने की संभावना है, तब वो व्यक्ति इस बात से अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, और तब सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वो इन्फोर्स करे, उसके फंडामेंटल राइट्स का वो को प्रोटेक्ट करे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर्स हैं। क्लियर? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल है 142। अब ये आर्टिकल 142 क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए, ये आर्टिकल कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 142 ये कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई मामला पेंडिंग है तो उस मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी प्रकार का निर्णय या आदेश जारी कर सकता है। तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को 142 के तहत बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, उसके निर्णय पर या उसके आदेश पर आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो ये अनुच्छेद 142 में कहा गया है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है या पावर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है, जिसको हम प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, यानी मूल क्षेत्राधिकार, राइट। इसके बाद फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन यानी आदेश जारी करने का अधिकार, फिर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स हैं उसको हम इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, और अब हम इसमें से एक एक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इसको हम प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, यानी कि आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। क्लियर? अब अगर आर्टिकल की बात करें कि आखिर कौन से आर्टिकल में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है, तो देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है कि एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वन वेयर नो अदर कोर्ट इन द कंट्री एंजॉयज द सेम पावर। यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का विशेष और मूल क्षेत्राधिकार एक ऐसी शक्ति है जो भारत के किसी भी अन्य कोर्ट के पास नहीं है, राइट। इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी डायरेक्टली जो फर्स्ट हियरिंग होगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी, किसी अन्य कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती है। डायरेक्टली वो मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा, राइट। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वो मामले आते हैं जिनकी सीधी सुनवाई यानी जो फर्स्ट हियरिंग होती है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसमें किसी अपील की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाते हैं वो अपील के थ्रू जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया किसी मामले पर, और उस मामले में जो इन्वॉल्व पार्टी हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, तब वो अपील कहाँ करेंगी? फर्दर वो अपील करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे जो मामले होंगे जो अपील के थ्रू आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में शामिल नहीं होंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है ऐसे मामले जिनकी फर्स्ट हियरिंग ही कहाँ होगी? सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। अब इसका एक अर्थ और ये निकल के आ रहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई भारत के किसी अन्य कोर्ट में नहीं हो सकती है, या नो अदर कोर्ट्स इन इंडिया हैज द पावर्स टू एंटरटेन सच केसेस। अब वो केसेस कौन कौन से हैं हम उनको देखते हैं, राइट। उससे पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो अपनी प्रकृति में पूर्णतः संघीय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन।
अब यहाँ पर जो ये टर्म आया इंडियन फेडरेशन, पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत में संघीय प्रणाली है, फेडरेशन सिस्टम है। तो ये जो फेडरल सिस्टम होता है या जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? देखिए, इसमें होता क्या है कि एक सेंटर होता है, उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है, इन यूनिट्स की अपनी अलग अलग पावर्स है, सेंटर की अलग अलग पावर्स है। यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा, जो फेडरल सिस्टम होगा, वहां पर एक चीज तो ये निकल के आ रही है कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होगा, यानी शक्तियों का विभाजन होगा। सेंटर के पास अपनी अलग शक्तियां होंगी और जो स्टेट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके पास अपनी अलग शक्तियां होंगी, राइट। तो इसको हम कहते हैं फेडरेशन सिस्टम, यानी कि संघीय प्रणाली। तो भारत की जहां तक बात करें तो भारत में क्या है, बेसिकली कंप्लीट फेडरेशन तो इंडियन फेडरेशन को नहीं कह सकते हैं। उसका कारण ये है कि शक्तियों का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो दिखाई देता है इंडियन फेडरेशन में, लेकिन इसमें ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो दिया गया है सेंटर को, राइट। इसीलिए जो इंडियन फेडरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वाजी फेडरलिज्म, राइट, यानी कि अर्ध संघीय प्रणाली। तो आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में अर्ध संघीय प्रणाली है। अब अर्ध संघीय क्यों हुई, आप समझ में आपको ये बात आई? इसलिए कि पावर्स का विभाजन तो किया गया है, लेकिन उसमें जो ज्यादा वेटेज दिया गया है, जो ज्यादा पावर्स दी गई हैं, वो बेसिकली प्रोवाइड की गई हैं सेंटर को। इसीलिए भारत का जो फेडरेशन है वो अर्ध संघीय है, यानी क्वाजी फेडरल है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें बेसिकली ऐसे मामले आएंगे जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित होंगे। यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स होंगे। अब फेडरल डिस्प्यूट्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऐसे मामले जो केंद्र सरकार और उसकी इकाइयों के बीच में होंगे, यानी कि ऐसे मामले जो भारतीय संघ और उसकी इकाइयों के मध्य में होंगे। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक संघ है, एक सेंटर है, और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सब क्या हुई? इंडियन फेडरेशन की यूनिट्स हुई। तो इनमें आपस में अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का जो निर्णय होगा वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये जो विवाद होंगे, जो फेडरल डिस्प्यूट्स होंगे, इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। वो क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी कि एक तरफ सेंटर हो यानी केंद्र सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा राज्य हो। तो जब कभी इनके बीच में विवाद होगा तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो एक कंडीशन पहली तो ये हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक तरफ सेंटर हो और सेंटर के साथ साथ कोई एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट हो और उनके सामने 1 और मोर स्टेट्स हों। क्लियर हुआ ये? तो दूसरी कंडीशन जो हुई वो ये हुई। इसी तरीके से जो तीसरी कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि कोई भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब देखिए, जितनी भी यूनिट्स हैं या जितने भी स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट सबके हाई कोर्ट्स हैं। तो हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें तो अपने अपने स्टेट में होता है। तो अगर 2 स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का जो निपटारा है, डिस्प्यूट का जो सॉल्यूशन है, वो हाई कोर्ट तो नहीं कर सकता है, राइट। तो कौन करेगा? फिर करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स हैं वो सब कहाँ एंटरटेन होंगे? वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन होंगे, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट, यानी कि इस तरह के जितने भी संघीय विवाद होते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, राइट। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो भी विवाद होंगे, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई इन विवादों की, तो इस तरह के जो भी विवाद होंगे उन विवादों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव का मतलब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वही इन मामलों की सुनवाई करेगा। किसी हाई कोर्ट के पास ऐसे मामले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मैंने आपको अभी ये भी बताया। अब यहाँ लिखा भी है, एक्सक्लूसिव मीन्स नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स एंड ओरिजिनल मीन्स द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टांस नॉट बाय वे ऑफ अपील। यानी कि इस तरह के जो भी मामले होंगे उनमें अपील की जरूरत नहीं है, ये मामले सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करेगा। तो आप एक चीज यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी भारत के संघ को लेकर जितने भी विवाद हैं, उन विवादों के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, राइट। तो ये याद रखिएगा
यानी कि किसी और कोर्ट के पास इस तरह के मामले नहीं जा सकते हैं। कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, वो ऐसे मामलों को एंटरटेन नहीं करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पर मैं ज्यादा ध्यान किस चीज पे दे रहा हूं? एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन पे। ये जो शब्द एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब समझिएगा कि किसी भी अन्य कोर्ट के पास ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं। क्लियर? चलिए, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो ये कि दो बातों का हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, यानी कि इस तरह का कोई भी मामला होगा जो संघ और उसकी इकाइयों के मध्य होगा, वो मामला कानून से जुड़ा हुआ मामला होना चाहिए। वो ऐसा मामला होना चाहिए जिसमें किसी लीगल राइट की बात की जा रही है या किसी लीगल राइट के एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल नेचर का अगर मामला है तो वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल याद रखिएगा, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो पहली शर्त क्या हुई कि ऐसे मामले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन ऐसे मामले पॉलिटिकल नेचर के नहीं होने चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और अ स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन अंडर दिस। यानी कि ये जो एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी प्राइवेट सिटीजन है, अब यहाँ प्राइवेट सिटीजन का मतलब हुआ कि कोई भी आम नागरिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, राइट, अगर वो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के खिलाफ कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को एंटरटेन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो हमें याद रखनी है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से यहां पर एक चीज और लिखी हुई है कि द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स to cases of violation of the fundamental rights of individuals and the court can issue several writs for the enforcement of these rights article 32। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत एक चीज और आएगी, और वो चीज ये होगी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है या उसको ऐसा लगता है कि वॉयलेशन होने वाला है, तब वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए कुछ रिट्स निकालेगा, जो कि हम आगे देखेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन में। क्लियर? तो ये जो रिट जारी करने का अधिकार है, ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा सुप्रीम कोर्ट के, राइट। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं लिखा हुआ? वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू करने का अधिकार है। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ये कॉन्करेंट है विद द हाई कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट निकाल सकता है, राइट। इसीलिए एक्सक्लूसिव नहीं है, एकमात्र अधिकार नहीं है। ये डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करके चलिएगा। जितने फेडरल डिस्प्यूट हैं वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएंगे, और जो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन वाली जो बात है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? तो इट इज द यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इन प्रिंसिपल एनी इंडिविजुअल कैन स्ट्रेट अवे अप्रोच द हाईएस्ट कोर्ट इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा जो संविधान है उसकी एक बहुत खास विशेषता मानी जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो उसको बाकी के कोर्ट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जैसा कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया भी है। क्लियर? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, अंडर द न्यू आर्टिकल 139A, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 139A विच वॉज इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 139A था। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट मे ट्रांसफर टू इटसेल्फ केसेस फ्रॉम वन और मोर हाई कोर्ट्स इफ दीज इन्वॉल्व
क्वेश्चन ऑफ लॉ और ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक और पावर दे दी गई, और वो पावर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि किसी हाई कोर्ट के सामने कोई मामला पेंडिंग है और वो मामला ऐसा है जिसमें कानून का कोई प्रश्न निहित है और वो मामला ग्रेटर इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि समाज के वाइडर सेक्शन के हित से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर? इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ी गई, ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट मे ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि न्याय की जब बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी दे दिया गया इस अनुच्छेद के द्वारा कि वो किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामलों का स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें जोड़ी गई आर्टिकल 139 के द्वारा, और इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। तो इस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कुछ और पावर्स प्रोवाइड कर दी गई। क्लियर? चलिए अब और थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखिए, the Supreme Court, if satisfied that cases involving the same or substantially the same question of law are pending before it and one or more high courts or before two or more high courts, and that such questions are substantial questions of general importance, may withdraw a case or cases pending before the high courts and dispose of all such cases itself। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इंपॉर्टेंट मामला पेंडिंग है और जो कि लॉ से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही मामला किसी एक उच्च न्यायालय या एक से ज़्यादा उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है, और वो मामला ऐसा है जो जनरल इंपॉर्टेंस वाला है, जैसा कि मैंने आपसे कहा समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के हित उससे जुड़े हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर सकता है और ऐसे मामलों का को वो फिर डिस्पोज कर सकता है, उनका निपटारा कर सकता है। तो ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, यानी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, इसके तहत जो भी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित मामले होंगे उनको भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है, उनकी डायरेक्ट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। राइट? तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास काफी वास्ट पावर्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के द्वारा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, भारत के संविधान का एक और अनुच्छेद है आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71। अब इस अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उठता है तो उस विवाद पर एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। राइट? अब यहाँ पे फिर से आप देखिए एक्सक्लूसिव शब्द आया है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होगा तो उस पर निर्णय देने का एकमात्र अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट किसको है? वो सुप्रीम कोर्ट को है। हाई कोर्ट में ऐसे मामले एंटरटेन नहीं होंगे, ऐसे विवादों का निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इससे कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया है, तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला मामला है वो ये है, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, अग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। यानी कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले का अगर कोई भी संधि है, समझौता है, या किसी भी संस्था को लेकर कोई प्रश्न उठा है, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये बात अलग है कि हो सकता है अपील के थ्रू ऐसे मामलों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसे मामले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। राइट? अब देखिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई भी संधि या समझौता जो कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले हुआ हो और ऐसा मामला अभी भी चलन में हो, अभी भी वो संचालित हो, तो ऐसे मामलों से जुड़ा कोई भी अगर विवाद उठता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा एंटरटेन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। राइट? तो जैसा कि आपको पता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि बिफोर 26 जैन 1950, है ना? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस डेट से पहले जितने भी संधि समझौते हुए हैं, अगर उनको लेकर कोई भी मामला उठता है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। राइट? इसी तरीके से अगर हम कुछ और आगे देखें
तो दूसरी बात यह है कि अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी अग्रीमेंट which specifically provides that the said jurisdiction does not extend to such a dispute। यानी कि अगर कोई भी ऐसा संधि या समझौता होता है कि उस संधि या समझौते में एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया हो कि ये जो संधि समझौता है इसको लेकर कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऐसे मामलों को फिर बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से, राइट। यानी कि आप समझे, कोई भी संधि समझौता हुआ, किन्हीं राज्यों के बीच हुआ या केंद्र और राज्य के बीच हुआ, तो उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि वो उस संधि या समझौते में एक क्लॉज जोड़ सकें और वो क्लॉज में ये कहा जाएगा कि इस संधि या समझौते से लेकर कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुना नहीं जा सकता है। तो ये जो मामले होंगे वो बाहर किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से, राइट। यहाँ पे लिखा भी है, दिस मीन्स दैट द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, यानी अंतर सरकारी समझौते होते हैं, यानी कि स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो उन समझौतों में इस प्रकार का क्लॉज जोड़ा जा सकता है। और अगर वो क्लॉज जोड़ दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से कुछ और मामले हैं जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद जितने भी होंगे। अब जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट इज आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262, राइट। तो जितने भी अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मामले होंगे उनको भी एक्सक्लूडेड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से, राइट। ये कैसे किया गया? द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया 1956 में, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, है ना। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जितने भी नदी या नदी घाटी को लेकर, उनके पानी को लेकर, उनके पानी के यूज को लेकर, उसके वितरण को लेकर या उसको नियंत्रण को लेकर कोई भी विवाद होता है तो उस विवादों को इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी तरीके से कुछ और चीज़ों को देखते हैं जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दी गई हैं, जैसे कि मैटर्स रेफर्ड टू द फाइनेंस कमीशन, यानी जो वित्त आयोग है उसको संदर्भित जितने मामले होते हैं उनको एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में पेंशन या कुछ खर्चों को लेकर अगर कोई भी विवाद उठता है तो उसको भी बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से। इसी तरीके से ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी केंद्र और राज्य के बीच में साधारण वाणिज्यिक प्रकृति के जितने भी मामले होते हैं उनको लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसको भी बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से। इसी तरीके से लास्ट जो है दैट इज रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, यानी कि मान लीजिए किसी स्टेट में कोई प्रॉपर्टी अगर उसका कोई डैमेज हो गया है तो स्टेट अगर उसके कंपेंसेशन की बात करता है सेंटर से, तो ऐसे मामले को भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जहां कहीं पैसे की बात है, जहां कहीं मॉनेटरी बात की जा रही है, वित्त को लेकर बात की जा रही है, तो ऐसे सभी मामलों को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया, राइट। तो ये अब तक हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को समझा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी बन जाए। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। तो जैसे कि ऑप्शन है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, और इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड, यानी भारत सरकार और कोई राज्य या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो। तीसरी कंडीशन है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल क्लैरिटी आपको हो जाए इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, राइट। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि उसके मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। पहला है एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ,
यानी राष्ट्रपति को लोक महत्व और विधि संबंधी मामलों पर परामर्श देना। दूसरा है ग्रांटिंग स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या पारित मामले संबंधी अपील की विशेष अनुमति प्रदान करना। राइट। इसी तरीके से जो तीसरा है वो ये है सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगस्ट स्टेट्स, यानी कि संघ और राज्यों तथा राज्यों के मध्य विवादों का समाधान। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं और इनसे संबंधित ऑप्शन भी हैं। आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित कभी भी कोई भी प्रश्न आए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्सक्लूजन भी हमें पता होने चाहिए कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से किस किस चीज़ को बाहर रखा गया है। तो पहला है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, फिर है मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, एंड तीसरा है अ सूट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और अ स्टेट। तो इसको भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट हाउ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट्स is different from its original jurisdiction with regard to disputes relating to fundamental rights। हिंदी में इसको देखते हैं। संघीय विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र मूल अधिकारों से संबंधित उत्पन्न विवादों के मामले में इसके मूल अधिकार क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। द अग्रीव्ड पार्टी कैन मूव आइदर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशंस बट ओनली सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फेडरल डिस्प्यूट्स, यानी पीड़ित पक्ष मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में से कहीं भी जा सकता है, परंतु संघीय विवादों के मामले में वह केवल उच्चतम न्यायालय में ही जा सकता है। राइट। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स बट नॉट दोज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय विवादों के समाधान हेतु रिट जारी कर सकता है परंतु मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। राइट। तो अब तक हमने सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि मूल क्षेत्राधिकार को समझा एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। राइट। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। राइट। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भारत के संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट का डिफेंडर, उसका प्रोटेक्टर घोषित किया गया है। राइट। अब फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिट्स इशू करता है, जो कि 5 तरह की रिट्स होती है बेसिकली। जैसे पहला है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर नेक्स्ट है मेंडामस यानी परमादेश, फिर उसके बाद प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, एंड नेक्स्ट है सर्टियोरेरी यानी कि उत्प्रेषण, और नेक्स्ट है को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। तो इन रिट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनको सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिया जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, बेसिकली इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस दैट एन अग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील, यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार है। वो इस सेंस में है कि ऐसी स्थिति में जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तब आपको अपील के माध्यम से नहीं बल्कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ा था, क्या था? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि सीधे मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट के केस में भी ऐसी ही बात है। राइट। लेकिन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एकमात्र अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि द हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।
अर्थात सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स जो है, उनको भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, राइट। अब हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति सीधा अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। अब हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधा जा सकते हैं कहां, हाई कोर्ट, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये आर्टिकल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, when the fundamental rights of a citizen are violated, the aggrieved party has the option or moving either the high court or the supreme court directly। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके पास ये विकल्प है, ये ऑप्शन है कि चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं कि therefore the original jurisdiction of the Supreme Court with regard to federal disputes is different from its original jurisdiction। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो फेडरल मामलों में यानी संघीय मामलों में कुछ अलग है और फंडामेंटल राइट्स के केसेस में कुछ अलग है। कैसे अलग है? देखिए, इन द फर्स्ट केस यानी कि जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं उस केस में क्या होगा, it is exclusive, and in the second case it is concurrent with high court's jurisdiction। हमने देखा था कि फेडरल डिस्प्यूट्स एंटरटेन होंगे या उनकी सुनवाई होगी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि फेडरल डिस्प्यूट, संघीय विवादों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जबकि फंडामेंटल राइट्स के मामले में ये जो अधिकार है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है। तो ये जो लाइन है इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा, राइट। अब इसके अलावा एक अंतर और है कि जो फर्स्ट केस था यानी जो फेडरल केस था उसमें क्या था, द पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। यानी संघीय विवादों के मामले में जो पार्टीज होंगी वो कौन होंगी, वो जो संघ है भारत का उसकी इकाइयां होंगी यानी स्टेट्स होंगे, ठीक है। जबकि सेकंड केस में क्या था, जो सेकंड केस है उसमें जो विवाद होगा वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में होगा। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्लियर? तो ये कुछ अंतर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये कुछ अंतर थे रिट ज्यूरिसडिक्शन और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। क्लियर? अब हम एक और अंतर की बात करते हैं। अब वो अंतर ये है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर अदर पर्पसेस। यानी कि जो रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन की स्थिति में ही रिट जारी करने का अधिकार है, किसी और मामले में रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड can issue writs not only for the enforcement of the fundamental rights but also for other purposes। यानी कि हाई कोर्ट को न केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के मामले में बल्कि अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार है। अब ये अन्य मामले कौन से हो सकते हैं, कोई भी जनरल लीगल राइट हो सकता है जिसको लेकर कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तो उस मामले में भी उस कानून के प्रवर्तन के लिए भी, उसके इन्फोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बड़ी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स बॉडी और हाई कोर्ट उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो जनरली हमें क्या लगेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने का ज्यूरिसडिक्शन है वो ज़्यादा बड़ा होगा और हाई कोर्ट का कम होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब रिट इशू करने की बात आती है तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भूलना नहीं है, इसको याद रखिएगा कि हाई कोर्ट ना केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन की स्थिति में बल्कि अन्य जो लीगल राइट्स हैं उनके वॉयलेशन की स्थिति में भी रिट इशू कर सकता है। क्लियर हुआ? तो इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। चलिए अब कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 139 क्या कहता है। आर्टिकल 139 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है, राइट।
तो ये किस में कहा गया, आर्टिकल 139 में, कि अगर यदि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार भी दे सकती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये हमने पहले भी देख लिया था, क्लियर। अब नेक्स्ट है केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। तो PIL यानी कि जनहित याचिका से संबंधित जो मामले होते हैं उनको भी डायरेक्टली उनकी सुनवाई की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। जहां तक PIL की बात है तो PIL का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है और संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो फर्दर हम PIL के बारे में देखेंगे तो वहां इसको डिटेल में जानेंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये रिट क्या होती है, रिट किसे कहते हैं। तो इट इज एन ऑर्डर इश्यू टू अ लोअर कोर्ट और अ फंक्शनरी ऑफ द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू रिस्टोर राइट्स ऑफ द पीपल, यानी कि यह एक अधीनस्थ न्यायालय या राज्य के एक अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जो लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए कदम उठाने के लिए कहता है, क्लियर हुआ। तो रिट किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया। तो एक प्रकार से यह एक आदेश है जो कि लोअर कोर्ट को या सरकार के किसी अधिकारी को जारी किया जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी अधिकार को बहाल करने के लिए काम करे, ऑलराइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली दो जुरिसडिक्शन को समझा। पहला था ओरिजिनल या प्राइमरी जुरिसडिक्शन और सेकंड था रिट जुरिसडिक्शन। अब इसके बाद के जो जुरिसडिक्शन है उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और तब तक के लिए इनको अच्छे से समझिएगा और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।